4 जून को नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, उसके बाद यूपी बीजेपी में बहुत सारी सुगबुगाहट, बहुत सारी खलबली, बहुत सारी किचकिच देखने को मिलने लगी। मुझे लग रहा है आज दोनों दिल्ली के अंदर योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। मुझे लगता है कि उसके बाद जरूर कोई बड़े निर्णय होंगे और आने वाले दिनों में इसका असर दिखने को मिलेगा। जब योगी के सामने कोई खड़ा होने का प्रयास किया गया, किसी को खड़ा करने का प्रयास किया गया, योगी जी ने हमेशा अपनी ताकत का एहसास कराया। भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कत है कि योगी जी को हटाते ही वो पूरा जो परसेप्शन है वो बिगड़ जाएगा। अब नहीं हटाते हैं तो केशव मौर्य अपने आप को पिछड़ों का नेता बना चुके हैं और अखिलेश यादव और उनको बना रहे हैं रोज। और वो अखिलेश यादव केशव मौर्य पे तंज नहीं कर रहे हैं, वो पीडीए को मैसेज दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अगर इसके लिए योगी जिम्मेदार हैं तो बाकी जगहों के लिए आप बंगाल में क्यों सदमा लगा, महाराष्ट्र में क्यों सदमा लगा, राजस्थान में क्यों सदमा लगा। इसीलिए ये रस्साकशी चल रही है। ये लड़ाई केशव मौर्य बनाम योगी नहीं है, ये योगी बनाम मोदी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी पता है कि योगी की लोकप्रियता क्या है, विकल्प उनके पास मौजूद है नहीं, और दूसरा वो इस तरह की कोई रिस्क लेंगे नहीं कि जिससे उनकी जो लोकप्रियता है उस पर कोई आ जाए, लेकिन संगठन स्तर पर उनको बदलाव शायद करना पड़ जाए। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी, और देखिए इस वक्त हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार खबरों के खिलाड़ी मौजूद हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की सियासत में, खास करके जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री उस वक्त भी बनाए गए और सियासत जैसे चली, उसको लेकर तमाम बातें होती रही। लेकिन इस बार जब 4 जून को नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, उसके बाद यूपी बीजेपी में बहुत सारी सुगबुगाहट, बहुत सारी खलबली, बहुत सारी किचकिच देखने को मिलने लगी और उसको लेकर बहुत सारी बातें होने लगी। और अब हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है, नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। और उसके बाद खबर यह है कि एक तरीके से यूपी बीजेपी के सभी दिग्गज, चाहे वो दोनों उप मुख्यमंत्री हो, संगठन के तमाम बड़े नेताओं, सभी दिल्ली में मौजूद हैं। नीति आयोग की बैठक के बाद अमित शाह से मुलाकात हो सकती है, जेपी नड्डा से मुलाकात होगी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसके बाद पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है योगी आदित्यनाथ की। क्या संगठन को लेकर जो तमाम बातें हो रही हैं, जो कयास, जो हवा चल रही है, यूपी के सत्ता के गलियारों में जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं, क्या इन मुलाकातों के बाद उस पर विराम लगेगी? और जो अंदर की कहानी है वो आखिर है क्या? समीर सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगा इस पूरी चर्चा की। ये जो नतीजे आने के बाद ये जो यूपी बीजेपी में खींचतान, एक तरीके से अलग अलग धड़े दिख रहे हैं, इससे कैसे निपटेगा संगठन? क्योंकि ये आज का दर्द नहीं है, ये तो लंबी लड़ाई चलती चली आ रही है, अब निकल कर बाहर आ गई क्योंकि 4 जून के नतीजों ने बहुत लोगों को मौका दे दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कोई पहली बार वहाँ पर दबाव की राजनीति नहीं थी या कहे कि गुट नहीं थे, पहले भी गुट बने हुए थे उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही थी, बेहतर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही थी। मोदी योगी की जोड़ी, डबल इंजन की सरकार को उसका क्रेडिट जा रहा था, तो बहुत दबाव हुआ था। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव परिणाम आए कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट गई, समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चली गई, तो उसके बाद एक वर्ग को ये लगा कि अब इसका हिसाब किया जाए जो लंबे समय से पेंडिंग था। मुझे लग रहा है इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जो महत्वाकांक्षा थी कि 2017 में जब सरकार आई, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वो उसके बाद जब 22 में वो विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद उप मुख्यमंत्री जरूर बन जाते हैं, लेकिन उनके पसंद का विभाग उन्हें नहीं दिया जाता, वो योगी आदित्यनाथ देते नहीं है। और योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य की लगातार चर्चा इस बात को लेकर चलती रही थी। अब मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो बुरा प्रदर्शन हुआ है, उसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ है। उन्होंने संगठन की परवाह नहीं की, उन्होंने कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हुई। तो ये जो बुरा परिणाम आया है, यह योगी आदित्यनाथ के प्रति जनता की नाराजगी, संगठन की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण उत्तर प्रदेश का ये परिणाम आया है। तो एक वर्ग है जो इसका पूरा ठिकरा, जो कहते हैं ना कि इसका नारियल योगी आदित्यनाथ के ऊपर वो फोड़ना चाहते हैं कि यह योगी आदित्यनाथ के कारण हुई है। लेकिन क्या ये योगी आदित्यनाथ इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या केंद्रीय नेतृत्व की उसमें कोई भूमिका नहीं है? क्या पूरा 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का, वो क्या योगी आदित्यनाथ के कंधों पर, उनके नाम पर लड़ा गया था या उनके हिसाब से टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था? ये सारी चीजें चर्चाओं में आएगी। लेकिन एक बहुत बात साफ है कि कितना भी संगठन के अंदर विवाद हो, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। योगी आदित्यनाथ को बदलने की कोई भी अगर कोशिश कर रहा है तो मुझे लग रहा है केंद्रीय नेतृत्व भी इस बात को लेकर क्लियर है, राष्ट्रीय सेवक संघ भी इस बात को लेकर साफ है कि 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर ही लड़ा जाएगा। नेतृत्व नहीं बदला जाएगा, परिवर्तन होंगे, संगठन में परिवर्तन होंगे, सरकार के पोर्टफोलियो में परिवर्तन होंगे, कई बड़े नेता बिठा दिए जाएंगे, कई दूसरे नेताओं को सरकार में शामिल किया जाएगा, अनेक स्तरों पर परिवर्तन होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, तो मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री बदलने की कहीं संभावना नहीं है। अब बस ये देखना है कि क्या
केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री लगातार योगी आदित्यनाथ के नीचे रहे हैं, जिनका मतभेद रहा है और अब सार्वजनिक हो चुका है, अब वो क्या इस लड़ाई पर, इस स्टेज पर आने के बाद फिर से योगी आदित्यनाथ के नीचे काम करना चाहेंगे इस उप मुख्यमंत्री, या वो ये चाहेंगे कि आप मुझे सरकार से मुक्ति दे दीजिए, मुझे संगठन में जिम्मेदारी दीजिए? तो क्या वो प्रदेश के फिर से अध्यक्ष बनाए जाएंगे या केंद्रीय टीम में लेकर आए जाएंगे? क्या केशव प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं या राष्ट्रीय महासचिव बनकर दिल्ली आ सकते हैं या प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है कि या सरकार में रहकर उनको स्पेस दिया जाएगा, कुछ बड़े विभाग उनको दे दिए जाएंगे, कुछ सत्ता का बंटवारा होगा योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के अंदर? क्या योगी आदित्यनाथ से कहा जाएगा कि अब आप सबको साथ लेकर चलो, केशव प्रसाद मौर्य की भी सुनो, ब्रजेश पाठक की भी सुनो, प्रदेश अध्यक्ष की भी सुनो, संगठन महामंत्री की भी सुनिए, सरकार और संगठन के अंदर जो दूरी हो गई थी उस दूरी को खत्म कीजिए और सबको साथ लेकर चलिए। यह देखने वाली बात होगी। अब योगी आदित्यनाथ उसमें कितना स्वीकार करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व उसमें कितना दखल देता है, लेकिन यह बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लगातार लेकर मीडिया में चर्चा चल रही है, खबर आ रही है, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है और संकेत देने की होती है, केंद्रीय नेतृत्व का इसको लेकर कोई अभी तरह का सीधा दखलंदाजी नहीं रही कि भाई इस तरह के बयान नहीं आना चाहिए। और जो रस्साकशी चली है वो कार्यकर्ताओं के अंदर एक नकारात्मक डाल रही है। अभी आपको 10 उपचुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जाना है। अगर इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की खींचतान प्रदेश में चलती रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 10 उपचुनाव के अलावा 2027 का विधानसभा चुनाव भी बहुत आसान नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए आप अखिलेश यादव तो रोज इस मामले को तुल दे रहे कि रिमोट किसके पास है, मौर्य पासवर्ड है वाईफाई के, इस तरीके से वो मजा ले रहे हैं। विपक्ष मजा लेगा। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी, मोदी और शाह के इसमें जिस तरीके से इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दी जाती, मतलब बहुत ज़्यादा इसको लंबा समय तक नहीं सहन किया जाता। मुझे लग रहा है आज दोनों दिल्ली के अंदर योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। मुझे लगता है कि उसके बाद जरूर कोई बड़े निर्णय होंगे और आने वाले दिनों में इसका असर दिखने को मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको जितना जल्दी इस डैमेज को कंट्रोल करेगी, इस तरीके से रस्साकशी को कंट्रोल करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से स्थिति उत्पन्न होती है। आज उत्तर प्रदेश में अगर स्थिति उत्पन्न होती है, जो सबसे बड़ा राज्य, 80 सांसद आते हैं, जहां से 31 राज्यसभा सांसद आते हैं, 403 वहां से विधायक आते हैं, और भारतीय लोकतंत्र का तो धड़कता दिल है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा सीटों वाला है। तो अगर वहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हुई, तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है केंद्र का उत्तर प्रदेश से जाता है, तो यह देखना पड़ेगा कि लखनऊ कमजोर होगा तो दिल्ली कमजोर जरूर होगी। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर है कि क्या वो उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से रणनीति अपनाती है, कैसे दोनों नेताओं के बीच सामंजस्य बिठाती है और इस विवाद का कैसा पटाक्षेप करती है। सबकी नजर केंद्रीय नेतृत्व पर है। अब ये हम बात है राकेश सर, सबकी नजर केंद्रीय नेतृत्व पर तो है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दिल्ली लखनऊ को वो मजबूती देगी जो बार बार इशारों में बात हो रही है, या ये कि लखनऊ अपनी चीज़ों पर ही टिकी रहेगी? यानी कि योगी आदित्यनाथ जो अपनी रिपोर्ट लेकर आए हैं, रिपोर्ट तो पहले भी कई सारी आ गई, हार को लेकर अपनी रिपोर्ट रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन जो खींचतान दिख रही है, अभी तो 10 सीटों के चुनाव है, आगे चुनाव है विधानसभा का 2027 में आएगा, वक्त है, लेकिन मैसेजिंग तो यहीं से, जड़ें यहीं से हिलना शुरू हो गई ना। अगर इस तरह की खींचतान दिख रही है और अब तो वो जनता के बीच में है, पब्लिक के बीच में खूब चर्चाएं हो रही हैं, खूब सोशल मीडिया पर बात हो रही है। क्या योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया गया है कि आप रिपोर्ट लेके आइए? पहली बात। दूसरी बात, यदि मोदी जी और योगी जी बैठेंगे तो ये पहल कौन करेगा कि वहाँ विवाद क्या हो रहा है? क्या मोदी जी पूछेंगे योगी जी से कि वहाँ क्या चल रहा है, या योगी जी बताएंगे? कारण ये है कि दोनों की अपनी अपनी हनक है। ना मोदी जी ये पूछेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि उसमें सुलह करानी पड़ेगी और सुलह के लिए आपको न्यायाधीश की भूमिका में आना पड़ेगा। और योगी जी इसलिए नहीं बताएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है कि योगी जी दिल्ली वालों को ये क्यों बताएंगे कि हम इन दोनों को उप मुख्यमंत्रियों को नहीं संभाल सकते। तो दोनों के बीच में राजनीतिक बातें नहीं होगी, दोनों के बीच में सरकार के कामकाज को लेकर बातें होंगी। रही बात विवाद को लेके, तो इसी तरह का विवाद केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 के चुनाव के पहले भी किया था। 2021 में भी इसी तरह का एक बड़ा टकराव तैयार हुआ था और जून 2021 में सरकारवाह दत्तात्रेय घोष बोले, सहसरकारवाह कृष्ण गोपाल जी ये केशव जी के घर गए थे। योगी जी को आग्रह किया गया था कि आप भी आइए, योगी जी आए थे और फिर केशव प्रसाद मौर्य जी ने मिठाई खिला के ये संदेश दिया था कि कड़वाहट खत्म हो गई है। और 22 के चुनाव में सब लोग मिल के लड़े। सब लोग मिलकर लड़ने के बाद भी योगी जी ने बताया कि मैं योगी हूँ और सिराथू सीट केशव प्रसाद मौर्य हार गए। ये पहला वाकया नहीं है। जब जब योगी के सामने कोई खड़ा होने का प्रयास किया गया, किसी को खड़ा करने का प्रयास किया गया, योगी जी ने हमेशा अपनी ताकत का एहसास कराया। 2018 में गोरखपुर सीट जो 89 से भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, योगी जी के
नहीं मनपसंद कैंडिडेट होने का भाजपा हार गई, सपा जीती। AK शर्मा यहाँ से ढोल नगाड़े के साथ उत्तर प्रदेश भेजे गए और ये कहा गया कि अब पूरा कंट्रोल AK शर्मा जी करेंगे। लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा उनको और जब मिन्नत किए तो MLC बने, आज मंत्री बने हुए हैं। दारा सिंह चौहान 2023 में भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सपा में गए, सपा से विधायक बने, 24 में वापस आए, उपचुनाव घोषित से हार गए। तो ये कोई एक उदाहरण नहीं है। सुनील बंसल ताकतवर संगठन महामंत्री वापस आए और उनको एडजस्ट करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी सेंटर को। उसी तरह से केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक को भी मशक्कत करनी पड़ रही है सेंटर को। योगी को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ रही। उन्होंने तो दरवाज़ा खोल के रख दिया है, रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। अब ये सारी मशक्कत सेंटर के पास है कि सेंटर इन दोनों को कहाँ समायोजित करता है। यदि वो दोनों स्टेट पे रहेंगे तो योगी के अधीन रहेंगे और यदि सेंटर में आते हैं तो ऐसी कौन सी पोजीशन दी जाए जिससे योगी भी नाराज ना हो और इनका भी सम्मान बचा रहे। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं विनोद सर। इसी तरह की परिस्थिति है या केंद्र में बीजेपी के पास, केंद्रीय नेताओं के पास अभी कुछ ऐसा तुरुप का पत्ता है, विकल्प है, कुछ उनके हाथ में है कि इस पूरी स्थिति को संभाल सके और उत्तर प्रदेश में बीजेपी वापस एकजुट उसी तरीके से नजर आए? देखिए, मैं तो इतिहास को दोहराते हुए देख रहा हूँ। 1998-99 में यही स्थिति थी अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह के बीच में। जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के हनक वाले मुख्यमंत्री थे, 6 दिसंबर 1992 के बाद वो भी हिंदुत्व के सबसे बड़ा पोस्टर बॉय थे। कपड़े जरूर वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते थे, भगवा नहीं पहनते थे, कुर्ता धोती, लेकिन वो भी हिंदुत्व के सबसे बड़े वो थे। और एक समय में चल रहा था भाजपा के अध्यक्ष बन जाएंगे, हो सकता है अगले कैंडिडेट हों, और उनका टकराव हुआ अटल जी के साथ। और उसके बाद 1999 के चुनाव में भाजपा की सीटें 59 से घट के 29 रह गई उत्तर प्रदेश में। उसका पूरा, जिसको नारियल कह रहे हैं, मैं ठीकरा कह रहा हूँ, जो मुहावरा है इन्होंने, वो ठीकरा कल्याण सिंह के सिर पे फोड़ा गया। और रोज जैसे अब केशव प्रसाद और ये आते थे, आ रहे हैं पाठक जी, वैसे उस समय तमाम विधायक आया करते थे। और 2 बड़े नेता उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी और माननीय कलराज मिश्र जी और साथ में लालजी टंडन जी, ये बिल्कुल लगे रहते थे कि किस तरह कल्याण सिंह को जो है अपदस्थ किया जाए। और फिर क्या हुआ सब लोगों के सामने है। कल्याण सिंह हटे और हटाए गए, नतीजा यही स्थिति आई थी 2009 में के बाद गुजरात में, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की सीटें कम हुई और ये कहा गया कि अडवाणी जी, चूंकि 2009 में चेहरा थे बीजेपी का, और अडवाणी जी प्रधानमंत्री बन जाते तो शायद मोदी जी नहीं बनते, तो अडवाणी जी को रोकने के लिए गुजरात में सीटें हरवा दी गई, जैसे योगी जी के लिए कहा जा रहा है बीजेपी के अंदर। और मोदी जी को हटाने के लिए केशुभाई पटेल का पूरा खेमा और सारे यहाँ दिल्ली में आके धरना देते थे, गोवर्धन जड़तिया से लेके और वल्लभ भाई कथीरिया और सारे, चूंकि गुजरात में बहुत करीब से कवर किया। लेकिन एक समय कल्याण सिंह को हटा दिया, भाजपा ने नुकसान देखा। 2004 में भाजपा हार गई, 2002 में हार गई। मोदी जी को नहीं हटाया गया, नतीजा ये कि मोदी जी आज कहाँ है और भाजपा कहाँ है। तो अब भाजपा को ये तय करना है कि वो कल्याण सिंह वाला प्रयोग करती है या मोदी जी वाला प्रयोग करती है, ये भाजपा नेतृत्व को तय करना है। और संयोग से जो मोदी जी खुद उस समय निशाने पर थे 2009 में, आज स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सर्वशक्तिमान सर्वोच्च नेता हैं, फैसला उनको लेना है। दोनों उदाहरण उनके सामने हैं। जो योगी जी के बारे में कहा शुक्ला जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। भाजपा के एक नेता से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि योगी जी की समस्या, बोले वो गुड़ भरा हंसिया जैसी स्थिति हो गई है, हटाओ तो मुश्किल, निगलो तो मुश्किल। योगी जी को अगर आप हटाते हैं, हाईकमान हटा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाईकमान अगर तय कर ले कि हटाना है तो विधायकों की भी जरूरत नहीं है, वो कहेगा इस्तीफा दो, और विधायक तो पार्टी के साथ होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा वो महत्वपूर्ण है। योगी जी के हटाने से जो योगी जी की लोकप्रियता है उत्तर प्रदेश में, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में अलग अपनी एक पहचान, अपनी लोकप्रियता है। उनसे आप सहमत हो असहमत हो जो भी हो, लेकिन उनका एक अपना एक जनाधार वर्ग है, उसमें सजातीय वर्ग भी है और हिंदुत्व का वर्ग भी है, एक बड़ा सेक्शन है। और लॉ एंड ऑर्डर का जिस तो एक पूरा बनाया उन्होंने, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कत है कि योगी जी को हटाते ही वो पूरा जो परसेप्शन है वो बिगड़ जाएगा। अब नहीं हटाते हैं तो केशव मौर्य अपने आप को पिछड़ों का नेता बना चुके हैं, और अखिलेश यादव और उनको बना रहे हैं रोज। और वो अखिलेश यादव केशव मौर्य पे तंज नहीं कर रहे हैं, वो पीडीए को मैसेज दे रहे हैं कि देखो एक पिछड़ा नेता बर्दाश्त नहीं हो रहा बीजेपी से एक पिछड़ा नेता बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप लोग जो है क्यों बीजेपी के साथ चिपके हो,
अब आओ, तो वो 27 के हिसाब से वो पीडीए को मजबूत कर रहे हैं। तो अब या तो अखिलेश का पीडीए मजबूत होने दें योगी जी को बनाए रख के, या योगी जी को हटा के वो कल्याण सिंह वाली स्थिति लाएं। ये दुविधा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की। इसलिए ये लेकर के फैसला होना, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जल्दी कोई फैसला होने वाला है। अभी 10 राज्यों के विधानसभा जो चुनाव हैं वो भी होंगे, और योगी जी का जो अपना तो है ताकत, उसके पीछे संघ भी है, उसके पीछे हिंदुत्व भी है। अब ये जो फैसला नेम प्लेट वाला आया, योगी जी ने कर दिया अचानक, बटन दबा लखनऊ में और करंट आया दिल्ली में कि चिराग पासवान बोल पड़े, जेडीयू बोल पड़ा, जयंत चौधरी बोल पड़े, सब बोल पड़े, तो करंट यहाँ लगा। और उसका नतीजा क्या हुआ कि पहली तारीख सुप्रीम कोर्ट की, सरकार विपक्ष से कोई वकील ही नहीं गया, एक्सपायरी ऑर्डर हुआ। तुषार मेहता बैठे रहे ना, केंद्र सरकार के कोई वो जो पैनल वाले वकील गए ना राज्य सरकार का। तो उसका इसे समझ में आना चाहिए ना कि केंद्र सरकार यानी केंद्रीय नेतृत्व तो शायद उस फैसले से सहमत नहीं था, लगा, क्योंकि उसके तो अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी हो जाते हैं उस फैसले के, जिसका जवाब तो प्रधानमंत्री जी को देना पड़ता है दुनिया में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी के अंदर, और देखिए बीजेपी भी कोई देवताओं की पार्टी नहीं है कि वहाँ सत्ता का मोह नहीं होगा या वहाँ जो है आपसी वो नहीं होगी। सब मनुष्यों की पार्टियाँ हैं, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चाहे सब जगह सत्ता की लड़ाई होती है, सत्ता संघर्ष होता है। हम अतीत में देख चुके हैं सब पार्टियों में, अब भी देख रहे हैं। तो ये भी सत्ता संघर्ष है। केशव मौर्य को ये लगता है कि 2017 में वो अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, योगी जी खाली गुजरात गोरखपुर के सांसद थे और वो 312 सीटें बीजेपी जीत के लाई थी। वो मानते हैं कि उनका बड़ा योगदान था और पिछड़े वर्ग के लोग बीजेपी के साथ आए थे और उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। तो ना वो 17 में नहीं बने और 22 में भी नहीं बने, तो कब तक इंतजार करें, उनकी पीड़ा वो है। और जाहिर है आशीर्वाद दिल्ली के कुछ बड़े नेताओं का है, वरना कोई उप मुख्यमंत्री ये नहीं से कर सकता कि मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में न जाए। अगर उसको आशीर्वाद नहीं है, छोड़ के जो रह रहा हो, अगर कहीं से आशीर्वाद नहीं है, कहीं से कोई ऊर्जा ताकत नहीं है, तो ये जी भारतीय जनता पार्टी का केंद्र मोदी और शाह की राजनीति ऐसी रही कि वो किसी को एकदम से हटाते नहीं है। अब देखिए वसुंधरा से नाराजगी रही, लेकिन वसुंधरा को उन्होंने चुनाव के पहले हटाया नहीं मुख्यमंत्री के, भले ही बाद में वो चुनाव हार गया, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह का विकल्प देख रहे थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए। उस समय एक विकल्प था कि शिवराज की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती थी पार्टी, लेकिन शिवराज को ही मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने कहा अगले चुनाव के बाद देखेंगे। रमन सिंह के चुनाव के पहले नहीं हटाया, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई, लेकिन उनको वहां से हटाया नहीं। येदियुरप्पा के बारे में भी आप देखिए, येदियुरप्पा जब कांग्रेस में विद्रोह हुआ तो येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि कई बड़े नेता चाहते थे कि भाई वहां पर नेतृत्व परिवर्तन हो। तो लिंगायत का वोट भी उनके साथ था। वसुंधरा एक लोकप्रिय नेता थी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का एक कद रहा, तो जिनके साथ जनाधार लोग जुड़े भारतीय जनता पार्टी में, तो मोदी शाह उनको हटाकर कोई बड़ा मैसेज देना नहीं चाहते। वो समय का इंतजार करते हैं कि जब वक्त आएगा, समय आएगा, तब हम वहां पर नेतृत्व परिवर्तन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जिस तरीके से योगी लोकप्रिय है और जिस तरीके से योगी के पीछे संघ खड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि आदमी बहुत ईमानदार है, और जिस तरीके से योगी ने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की है, कोई दूसरा ऐसा विकल्प है नहीं कि जो योगी को वहां पर रिप्लेस कर सके। तो मुझे लगता है कि योगी अभी बने रहेंगे। ये देखना है कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ पार्टी क्या करती है, क्या उन्हें योगी के साथ बनाए रखती है या उन्हें संगठन में लेकर आती है, या योगी से कहती है कि भाई अब आप थोड़ा अपना रुख जो है वो जो वर्किंग है उसको थोड़ा सॉफ्ट करो, सबको साथ लेकर चलो, आप उस तरह की ठसक वाली राजनीति मत करो। अब कैसे पार्टी इसको एडजस्ट करती है, ये देखने की बात होगी। ये हाँ, ये अगर केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में ले आते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य तो कार्य समिति में कह चुके हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है, तो फिर वो तो संगठन को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो तो टकराव वाली स्थिति फिर हो जाएगी। मैं आपसे एक चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं खपाता, क्योंकि मैंने बहुत एक लंबा देखा है, कांग्रेस के दौर में भी देखा है ये, और मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में भी देखा है। कोई यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं पूछ लीजिए कि उनका लक्ष्य क्या है, तो कहेंगे संपादक बनना है, ये बड़ा स्वाभाविक होता है। रही बात होगा क्या होने वाला, 84-85 की बात, पीटीआई के और शुक्ला जी, क्या नाम था उनका, विशेष संवाददाता जेपी शुक्ला से कुछ चल रहा था वहाँ यूपी में मुख्यमंत्रियों को, वहाँ तो हमेशा 2 गुट होते थे। तो हम लोगों ने पूछा, ऐसे ही कोई बात हुई कि शुक्ला जी क्या चल रहा है कांग्रेस में, तो शुक्ला जी ने कहा कि देखिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी में डेवलपमेंट नहीं होता, डिसीजंस होते हैं, और डिसीजन सिर्फ इंदिरा गांधी लेती हैं। वो जब कोई डिसीजन लेंगे तो मैं आप खबर बना दूंगा, पीटीआई से फ्लैश हो जाएगी, बाकी डेवलपमेंट हमारी पार्टी में नहीं होते। इसी तरह से मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियों में डेवलपमेंट होते होंगे।
हमें मालूम नहीं है, ईमानदारी की बात। और ये कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहता है, फलाना फलाना करना चाहता है। मैं आप लोगों को तो शायद मैं आपको बताऊं, इंदिरा जी के ज़माने में 2 सेक्शन ऐसे होते थे। एक रसियन लॉबी होती थी, मोहन धारिया, चंजीत यादव वगैरह, और एक इस पूरी तरह से राइट विंग होती थी। इंदिरा गांधी जी अपने आप करती थी। बाबा साहब भोसले, हम बम्बई में थे, एक फ़ोन गया उनको, बाबा साहब भोसले को, कि आपको सुबह शपथ लेनी है मुख्यमंत्री के लिए। कोई नहीं जानता था बाबा साहब भोसले कौन है। और आप सोच लीजिए किसकी किसकी बात। तो इस तरह से होता था। और सारे केंद्रीय पार्टियों में बहुत कुछ सोच करके बहुत इस तरह होता है। मैं इन सब चीज़ों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ ये है कि उत्तर प्रदेश में देखिए, जब भी पराजय होती है या किसी तरह की कमज़ोरी होती है, तो वही होता है कि हारे हुए कैप्टन की हर बात गलत होती है। ये बिशन सिंह बेदी ने कहा था कि अगर आप एक मैच हार जाते हैं तो सारी आपकी स्ट्रेटजी पर सवाल उठ जाते हैं। तो चूंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को सदमा लगा है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अगर इसके लिए योगी जिम्मेदार हैं तो बाकी जगहों के लिए आप बंगाल में क्यों सदमा लगा, महाराष्ट्र में क्यों सदमा लगा, राजस्थान में क्यों सदमा लगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश का मुखिया है, फलाना है। वोटर क्यों अलग हुआ आपसे, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व भी बहुत हद तक सोचेगा। और जो बड़े शीर्ष नेता हैं वो इस बात को जानते हैं कि उनकी भी कितनी जिम्मेदारी रही है इन सारी चीज़ों में। और बहुत सारा उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों को पता है कि टिकट में किसकी चली, किसकी नहीं चली। बहुत सारे लोगों को, अब अयोध्या में कुछ टिकट ऐसे थे जिनके नाम पर बहुत पहले से प्रश्न था कि इनको नहीं दिया जाना चाहिए, फिर भी दिया गया। अब सवाल इस बात का बीजेपी अंदर देखेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, ये राजनीतिक दल में अगर उठा पटक चले तो ये जनता के हित में है। कारण ये होता है कि जब भी कोई दूसरा आदमी अपने शीर्ष नेतृत्व पर उंगली उठाएगा तो जो उसकी कमजोरियां होंगी, जहां वो ध्यान नहीं दे रहा होगा, उन्हीं चीज़ों करेगा। इस बहाने कम से कम नेतृत्व जो होता है वो उसको करता है। अगर अफसरशाही बहुत लापरवाह हो गई थी, बहुत ज़्यादा नीचे से करप्शन हो गया था। अब योगी जी को देखना यह है कि कैसे इन सब चीज़ों को निपटते हैं, अफसरशाही पर कितना देते हैं ध्यान और कितना उससे अलग जा कर के, तो जनता के हित में अच्छा होता है। अगर अंदरूनी भी एक तरह से ये चलता रहे, अंदरूनी विरोध और इस तरह की चीज़ें हों, तो मैं समझता हूँ कि जनता के फायदे में होता है। जनता के फायदे की बात है और जाहिर सी बात उस पर बात होनी चाहिए। पूर्णिमा जी, जिस तरह का दबाव, जिस तरह की लड़ाई दिखाई दे रही है, उसके बाद क्या वाकई जो बात रामकृपाल सर कह रहे हैं कि ठीक है, ये 4 बर्तन टकराते रहने चाहिए, उससे बहुत बेहतर होगा, क्या उत्तर प्रदेश में बेहतर होगा? एक दूसरा सरकार से बड़ा संगठन, ये बात केशव मौर्य कह चुके हैं। दिल्ली की मैं केंद्र की बात करूं, इसको लेकर बार बार सवाल उठते रहे कि यहाँ संगठन से बड़ी सरकार हो गई है, या नेताओं के नाम ले लिए जाते हैं। तो आला कमान के सामने भी तो चुनौती है ना उस परिस्थिति से इस परिस्थिति को निपटाने की। आला कमान के सामने चुनौती तो बहुत बड़ी है, और वो चुनौती ये है कि यूपी, जिसको कि वो बिल्कुल हिंदुत्व राजनीति का एक बॉइलिंग कॉल्ड्रन हो गया था, जिसमें कि उनके सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। उधर राम मंदिर बन रहा था, उधर ज्ञानवापी में आपने सर्वे पे सर्वे कराना शुरू कर दिया कि ज्ञानवापी भी क्लेम कर लिया जाए, इधर मथुरा के लिए पिटीशन आ गई कि उसका भी सर्वे करा दिया जाए। तो वो जो बॉइलिंग कॉल्ड्रन हिंदुत्व का बना हुआ था, वो नैरेटिव यूपी में जब नहीं चला और यूपी में ये परफॉर्मेंस हो गई, तो अब आला कमान के पास धर्म संकट ये है कि उसका ठीकरा फोड़ा किस पे जाए। वो ठीकरा वो आदित्यनाथ पे फोड़ना चाहते हैं। वो आदित्यनाथ वो ठीकरा अपने सर लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस वजह से हार हुई है वो उनका उसमें रोल बहुत बड़ा नहीं है, और ये आला कमान भी जानता है। इसीलिए ये रस्साकशी चल रही है। ये लड़ाई केशव मौर्य बनाम योगी नहीं है, ये योगी बनाम मोदी लड़ाई है। और योगी बनाम मोदी में अगर आला कमान योगी को हटा देता है तो उसको भी कॉस्ट बेनिफिट देखना होगा, क्योंकि योगी तो फिर उसके बाद फ्री हो जाएंगे ना। योगी का आगे क्या रवैया होगा वो आला कमान उसको अभी नहीं जज कर सकता है। दूसरा, अगर योगी हटाए जाते हैं तो रिप्लेस कौन करेगा? आला कमान ये देख रहा है कि सिर्फ हिंदुत्व से नहीं जीता जा सकता है, तो वो पीडीए वाला जो अखिलेश का फॉर्मूला है उसके
तर्ज पे कोई बैकवर्ड चेहरा वो चाहते हैं। अब प्रॉब्लम इनके पास है कि वैसा कोई पॉपुलर बैकवर्ड चेहरा जैसे कल्याण सिंह थे इनके पास है नहीं। केशव मौर्य कल्याण सिंह बन नहीं सकते हैं, ये आला कमान भी जानता है और ये योगी जी भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए ये खींचतान तकरार आपस में जो चल रही है, क्योंकि अगर योगी जी को ज़बरदस्ती हटाया गया तो योगी जी ने वो जो कांवड़ियों पे अपना डिसीजन था वो पूरी सरकार को हिला के रख दिया। तो आलाकमान इस बात से भी चिंतित है कि योगी जी तो वाकई में थोड़ा सा डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, बोल के बेशक ना करें, लेकिन वो हिंदुत्व के मैस्कॉट के रूप में चूंकि सामने है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि सरकार खतरे में पड़ सकती है। तो ये चलेगा और ये 22 के चुनाव तक 27 के चुनाव तक चलता रहेगा। और मुझे लग रहा है कि ये चर्चा इसीलिए चलती भी रहेगी क्योंकि आलाकमान अपने सर पे तो ठीकरा नहीं फोड़ेगा ना भाई। अगर ठीकरा खुद ही फोड़ लेंगे और मोदी जी ही को जिम्मेवार ठहरा दिया जाएगा हर चीज के लिए, तो फिर ये सरकार जो नई बनी है इसका हर्ष क्या होगा। इसलिए ये चर्चा चलती रहेगी और हम इसी तरह से आपस में बैठ के चर्चा करते रहेंगे। ये बड़ी अहम बात आप कह रही हैं। जदीप जी, आखिरी कमेंट आपका। सबकी बात आपने सुनी जदीप सर, बड़ा अहम हो जाता है समझना, क्या वाकई ये हार का ठीकरा फोड़ने की कवायद चल रही है या कहीं ना कहीं एक जो रिश्तों में खटास, वो चाहे चुनाव हो, परिणाम हो, राजनीति हो, उसको लेकर थी, ये उसका नतीजा है या संभलेगी कैसे स्थिति? कुछ चीज़ें ना आदर्श शाश्वत होती हैं। जैसे सफलता के कई माँ बाप होते हैं और असफलता का कोई माँ बाप होता ही नहीं है। तो यही होता है, जब जब असफलता आती है तो ठीकरा फोड़ने के लिए सिर तो ढूंढा ही जाता है कि किसके सिर ठीकरा फोड़ा जाए, क्योंकि जो हुआ है वो तो शॉकिंग है, आश्चर्यजनक है। और देश के सबसे बड़े सूबे में से अगर इस तरह की आवाज़ आई है, ठीक है, ये बात सही है कि योगी जी बंगाल में नहीं है, राजस्थान में नहीं, लेकिन जो समीर जी कह रहे थे ना बात, कि अगर लखनऊ कमज़ोर हो जाए तो फिर दिल्ली का कमज़ोर होना तय होता है। लखनऊ के कमज़ोर होने के बावजूद दिल्ली में सरकार बन गई, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है इस बार की। नहीं तो 33 सीटों के बाद तो स्थिति और ख़राब हो सकती थी। मध्य प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, बाकी जो दूसरे नतीजे हैं उन्होंने बचा लिया। अब बचा लिया लेकिन मौत ने घर तो देख लिया, जो कहा जाता है ना, कहावत है। अब घर देख लिया तो दोबारा नहीं आया, उसके लिए प्रयास होंगे। और दूसरा जो हमारे यहाँ एक कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, तो आग तो है, धुआं तभी उठ रहा है, बस इस धुएं को दबाया गया क्योंकि सफलता विराट थी। 325 सीट, 250 से ऊपर सीट, फिर उधर पिछली लोकसभा की जीत, तो दोनों विधानसभा की जीत जो योगी की हुई और एक लोकसभा की 19 वाली जो जीत हुई, उसने इस पूरे टकराव को छुपा दिया। लेकिन हम पिछली बार भी बात कर रहे थे कि जो भी बदलाव होगा वो संगठन के स्तर पर होगा। मुख्यमंत्री बदला जाना मुश्किल है, लेकिन खदबदाहट अब ज़्यादा बड़ी हुई है, क्योंकि अगर दोनों ही उप मुख्यमंत्री, एक कैबिनेट बैठक में पहले केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए, अगली बैठक में ब्रजेश पाठक भी नहीं गए, केशव प्रसाद मौर्य भी नहीं गए, और उनकी नाराजगी की वजह सामने भी आई है, जिसको अमर उजाला ने प्रकाशित भी किया, वो ये कि हाँ, तो मंडल स्तर की समीक्षा की योगी जी ने, और उसमें उन्होंने ये किया कि ब्रजेश पाठक जिस मंडल के लिए जिम्मेदार है केवल उसी में उनको शामिल किया और केशव प्रसाद मौर्य को उन्हीं के मंडल के लिए शामिल किया। लेकिन समस्त मंडलों की बैठक में केवल मुख्यमंत्री शामिल रहे। तो उनका ये कहना था कि भाई हम उप मुख्यमंत्री तो सारे मंडलों की समीक्षा में भी बैठने का हमारा अधिकार है और हमें बिठाना चाहिए। ये तार्किक बात भी लगती है, लेकिन इससे ये तो स्पष्ट है, और जो राकेश जी भी कह रहे थे, ये योगी जी का स्टाइल है, वो अपने तरीके से ही काम करेंगे। उनको जिस बैठक में जिसको बुलाना है बुलाएंगे, जिसको नहीं बुलाना है बुलाएंगे। वो गेंद हमेशा केंद्र के पाले में और संगठन के पाले में डाल देते हैं कि मैं ऐसे ही काम करता हूं और ऐसे ही करूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए। और वो मुझे लगता है कि इसलिए भी है कि उन्होंने अपनी शैली से अपनी छवि जो गढ़ी है, और लंबी राजनीतिक पारी है उनकी, पूरी गोरखपुर की सांसदी से लेके संसद में दिए गए भावुक भाषण से लेके उन्होंने अपनी जो छवि गढ़ी, और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश जिससे परेशान रहा प्रशासनिक व्यवस्था से, लोगों को एक बिहार और उत्तर प्रदेश का नाम एक साथ लिया जाता था गुंडागर्दी के लिए, चुनावी हिंसा के लिए, महिलाओं के लिए असुरक्षा के लिए, सड़क पर निकलना मुश्किल है, थानों तक में गुंडागर्दी का माहौल था और पुलिस के पास भी जाने से लोग डर रहे थे। उस माहौल को बहुत हद तक बदलने में अगर योगी जी कामयाब हुए हैं तो उसका श्रेय वो लेंगे, और वो जानते हैं कि वो शक्ति और सत्ता के किस शिखर पर बैठे हैं, और केंद्र भी जानता है। और जो खुद पूर्णिमा जी कह रही थी कि ये विनोद जी भी ये बात कह रहे थे कि ये बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी पता है कि योगी की लोकप्रियता क्या है, विकल्प उनके पास मौजूद है नहीं, और दूसरा वो इस तरह की कोई रिस्क लेंगे नहीं कि जिससे उनकी जो लोकप्रियता है उस पर कोई आँच है। लेकिन संगठन स्तर पर उनको बदलाव शायद करना पड़ जाए, कब करेंगे टाइमिंग का सवाल है। मैंने कहा है कि पहले भाजपा में कुछ भी होता रहा हो, कल्याण सिंह और अटल जी के समय कुछ भी हुआ हो, खूब शोर शराबा, खुलेआम हो हंगामा और बदलाव, पत्रकारों में और मीडिया में चर्चा का विषय और फिर बदलाव होना। अभी जो नेतृत्व ऐसा है नहीं,
पर्ची भेजकर मुख्यमंत्री बनाते हैं, रातों रात गुजरात का पूरा कैबिनेट बदलते हैं। वो इतने साइलेंट तरीके से, चुपचाप तरीके से बड़े निर्णय लेकर उनको अमल में ले आते हैं कि लोग चौंक जाते हैं। एकदम से सीएम बना देते हैं, उसको खुद नहीं पता होता। मैंने कहा ना कि वो जो पर्ची राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को थमाई, उस वक्त उनके चेहरे पर जो भाव थे और जिस तरह के भाव खुद राजनाथ सिंह के चेहरे पर थे, वो सब कुछ कहानी बयान करने के लिए, और किस तरीके से ये वाला नेतृत्व भाजपा का काम, तो वो ये जो पूरे मीडिया में शोर शराबा वैसे नहीं करेंगे। और कुछ लोगों ने याद भी दिलाई है कि 21-22 में भी ऐसा ही हुआ था। पूरी लंबी लंबी कारों के काफिले के साथ योगी आदित्यनाथ यहाँ दिल्ली आए थे, उनके कारों के काफिले की चर्चा हुई, उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की चर्चा हुई। और इसी तरीके से चुनावों के समय में फिर से जो चर्चा हुई थी कि मोदी और योगी के बीच में कुछ भेदभाव है, फिर वो तस्वीर आई जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, वो वीडियो जहाँ पर वो गैलरी में चहलकदमी कर रहे हैं, मोदी जी ने कंधे पे योगी जी के हाथ रखा हुआ है। और वो तस्वीर अपने आप में, कई सारे जो कहे जाते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों से बड़ी होती है, उस तस्वीर ने उसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य द्वारा संघ के हस्तक्षेप के बाद योगी जी को खिलाई गई मिठाई वाली जो तस्वीर थी, वो भी उसने बहुत कुछ बयान कर दिया। तो ये तस्वीरें और घटनाक्रम, ये इनका संयोग जो है चुनाव के पहले वाला, ये नया नहीं है, पुराना है। निर्णय क्या होगा, ढोल धमाके के साथ नहीं होगा। निश्चित ही कोई ना कोई निर्णय शीर्ष स्तर पर लिया जा चुका होगा, लेकिन वो जब जिस तरीके से अमल में आएगा, उनका उसको अमल में लाने का, उसका एग्जीक्यूशन का तरीका इस भाजपा के नेतृत्व का बहुत अलग है, और मुझे लगता अलग ही रहेगा। बहुत अच्छे उदाहरण समीर जी ने दिए, चूंकि समअप करने की भी कोशिश है कि शिवराज सिंह चौहान बदले जाएंगे, इसकी सुगबुगाहट कितनी ज़्यादा थी, नहीं बदले गए। वसुंधरा राजे बदली जाएंगी, इसकी सुगबुगाहट थी उस वक्त, तो नहीं बदले गए। अशोक गहलोत चाहे आ गए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को हारने की कीमत पर रमन सिंह और वसुंधरा राजे को नहीं बदला गया। तो तरीका काम करने का अलग है। देश का सबसे बड़ा सूबा है, प्रधानमंत्री मोदी सबसे चर्चित है, और उसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बहुत चर्चित हैं। उनकी छवि, उनकी कार्यशैली बहुत ज़्यादा चर्चित है। लेकिन अभी एक तो उपचुनाव का मामला है पूरा, उससे आगे की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की छवि इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसको इस तरीके से, किसी भी तरीके से वो छूना या उसमें कोई तब्दीली करना पसंद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व फिलहाल करेगा, ऐसा लगता नहीं। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, देखना होगा क्या होता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में है, और दिल्ली में जब आला नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी तो क्या कुछ निकल कर आता है, ये समझना बहुत अहम होगा। लेकिन हार के बाद जो हलचल मची है, उस पर अब केंद्रीय नेतृत्व हो, योगी आदित्यनाथ हो, क्या रास्ता निकलता है, क्या परिस्थिति बनती है, और जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं, क्या योगी जब दिल्ली से लौट कर जाएंगे उन पर विराम लगेगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और इससे जुड़ा हर अपडेट भी आप तक amarujala.com पर हम पहुंचाते रहेंगे। आप इस चर्चा पर अपने कमेंट जरूर आकर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और आपके कुछ सवाल हो तो वो भी जरूर पूछिएगा। और देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए amarujala.com पर लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद।